अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। सही है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्व इम्पल्स। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में का थर्ड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि जिसमें ये जो टॉपिक है नर्व इम्पल्स का, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो आज हमने इस पर एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। सही है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सको। और दूसरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फ़ौरन से सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सही है, और इसी के साथ साथ अगर आप एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो और साथ साथ चाहते हो कि आप अपनी तैयारी भी करते रहो, तो उसके लिए हमारा फेसबुक पेज मेडिकोलॉजी के नाम से है, उसको ज़रूर लाइक करो। उसमें डेली टेस्ट अपडेट्स होते हैं और उन टेस्ट को अटैम्प्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स है क्या? नर्व इम्पल्स देखो, नॉर्मली होता क्या है, मैं एक केस एज्यूम करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कहीं से जा रहे हो, आपके पैरों में कील चुभ जाए। सही है, आपके पैरों में जैसे ही कील लगेगी तो क्या करोगे? होगा ये कि आप फ़ौरन से पैर उठाओगे जहाँ पे भी कील लगेगी, चाहे आपकी फिंगर साइड हो या कोई भी साइड हो, आप जहाँ पे भी कील लगेगी आप क्या करोगे? अपने पैर को उठाओगे। सही है, पैर को उठाया आपने तो बेसिकली हुआ क्या, इस चीज़ को ज़रा समझना। पैरों में कील का लगना, ये क्या है? ये स्टिमुलस है। सही है, अब स्टिमुलस आपके ब्रेन तक पहुंचा, आपको पेन हुआ, आपने पैरों को उठा लिया। सही है, तो होता कुछ यूँ है कि जैसे ही स्टिमुलस जनरेट होती है ना, हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन हो, कोई सेल हो या कोई टिश्यू हो, वो क्या करता है? उस स्टिमुलस को रिसीव करता है और मैसेज भेज देता है। कहाँ पे? हमारे सीएनएस पे, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पर हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ भेज देता है। सही है, समझ में आ रही बात? वहाँ भेजता है। सीएनएस क्या करता है? डिसाइड करता है, और डिसाइड करने के बाद एक ऑर्गन सिलेक्ट करता है जिसने रिस्पॉन्स देना होता है उस स्टिमुलस के लिए। सही है, कील पैर में लगी और फिर रिस्पॉन्स किसके पास गया? मसल्स के पास। मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपके जो पैर, आपका जो लेग था वो मूव कर गया। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हुआ क्या, ये एनालाइजिंग का काम किसका था? ब्रेन का था। लेकिन ब्रेन उस वक्त तक एनालाइज नहीं कर सकता जब तक उसको पता ना चले कि हुआ क्या है, स्टिमुलस के बारे में पता नहीं चले। और इफेक्टर उस वक्त तक एक्ट नहीं कर सकता जब तक ब्रेन उसके पास कोई मैसेज नहीं भेजे। तो ये जो मैसेज की कंडक्शन है कैसे होगी? ये जो मैसेजेस हैं ये रिसेप्टर से सीएनएस तक जा रहे हैं, सीएनएस से क्या कहते हैं, हमारे इफेक्टर तक आ रहे हैं। ये जो मैसेजेस हैं ये कहलाते हैं नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस डेवलप्ड बाय न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन से डेवलप्ड होते हैं। सही है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। डेंड्राइट्स होते हैं, सोमा सेल बॉडी होती है उसकी। सही है, उसमें फिर लॉन्ग एक्सॉन होता है, लॉन्ग प्रोजेक्शन एक्सॉन होता है, जिसमें एक्सॉन की स्टार्टिंग जो सोमा से अराइज हो रहा होता है उसको कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। फिर एक्सॉन में कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि नर्व कंडक्शन करवा रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। एक्सॉन जहाँ पर एंड हो रहा होता है हम उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, एनीवेज दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। हमें पढ़ना है नर्व इम्पल्स के बारे में। सही है, नर्व इम्पल्स बेसिकली जो स्टेजेस होते हैं ना, किसी भी एक न्यूरॉन के जो स्टेजेस होंगे वो 3 स्टेज होंगे। वो कौन कौन से स्टेजेस हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको हम आरएमपी कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। आप क्या करोगे? आप अपने घर का स्विच बोर्ड में से कोई एक स्विच ऑन करो, क्या होगा? आपकी एक दीवार पे आपका स्विच बोर्ड लगा है, दूसरे वॉल पे आपका बल्ब लगा है। जैसे ही आपने स्विच बोर्ड ऑन किया, दूसरी दीवार पे आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, जल जाएगा। सही है, तो इतनी स्पीड से कोई ना कैसे वो बल्ब ऑन हो गया? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से हमारी बॉडी में मैसेजेस भी फ्लो करते हैं, क्योंकि केमिकली ट्रांसमिशन हो रहे हैं, तो कहलाते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस। सही है, इलेक्ट्रो का वर्ड क्योंकि डिफरेंट चार्जेस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इस मैसेज की कंडक्शन के लिए, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रो। सही है, और केमिकल ऑब्वियसली क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए केमिकल्स की ज़रूरत, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस। सही है। अच्छा, अब होता क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है?
जब न्यूरॉन में कोई स्टिमुलस नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो स्टिमुलेशन इन न्यूरॉन इन बॉडी, दिस स्टेज ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हम यहाँ क्यों बीच में ला रहे हैं हम ये भी सीखेंगे। सही है। अच्छा, जैसे ही स्टिमुलस जनरेट होगी, जैसे ही स्टिमुलस स्टार्ट होगी, तो जो न्यूरॉन की कंडीशन होगी, तो जो न्यूरॉन का स्टेज होगा वो कहलाएगा एक्शन पोटेंशियल। सही है। अच्छा, इसका मतलब भी हम अभी आगे समझते हैं। अब जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, हम कहते हैं न्यूरॉन में स्टिमुलस स्टार्ट हो गया। सही है। अब जब स्टिमुलस, एक न्यूरॉन में स्टिमुलस जनरेट हो चुका है, एक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, तो उस न्यूरॉन से वो जाएगा दूसरे न्यूरॉन में। बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने का, ये कहलाता है प्रोपागेशन ऑफ इम्पल्स। प्रोपागेशन का मतलब है आगे जाना। सही है। अच्छा, इससे पहले हम इसके स्टेजेस को पढ़ें, नर्व इम्पल्स को पढ़ें, हम एक कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। वो क्या है बेसिक चीज़ें? ज़रा हम मेम्ब्रेन को देखते हैं, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को देखते हैं, विच वी नेम एज न्यूरोलीमा। सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तीन तरह, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें तीन तरह के चैनल्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन हम तीन तरह के चैनल्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन sodium channel, second one potassium channel, and the third one is sodium potassium ATPase pump, normally also known as sodium potassium pump। सही है। अच्छा, अब एक बात, ये जो दो चैनल्स हैं, ये वाले और ये वाले, these two, ये वोल्टेज गेटेड है। कौन से हैं? वोल्टेज गेटेड। क्या मतलब है वो भी अभी मैं आगे बताता हूँ। यानी एक सर्टेन वोल्टेज में, एक सर्टेन पोटेंशियल पे ये ओपन होते हैं, ये क्लोज होते हैं। सही है। इनको ओपन या क्लोज होने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, ये एटीपीएस पंप नाम से ही रिप्रेजेंटेड है कि इसको ओपन या क्लोज होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसको ओपन या क्लोज होने के लिए एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, ये तो पॉइंट नंबर 1 था मेरा। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि एक न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरॉन का इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर यानी न्यूरॉन के अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। सही है। अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट होता है वहाँ पर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। सही। अच्छा, खैर अभी हम नेगेटिव आयन को डील नहीं कर रहे। देखो होगा क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस पे पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे। अच्छा, सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। लेकिन नेगेटिव आयन ज़्यादा है क्यों? क्योंकि पोटेशियम के साथ साथ कुछ हमारे पास जो है कुछ हमारे पास अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, नेगेटिव प्रोटीन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव होती है। सही है। अच्छा, समझ में आ रही बात? और बाहर जो है सिर्फ सोडियम आयन होते हैं, अबंडेंस क्वांटिटी होती है सोडियम आयन की, तो दैट्स वाई बाहर की पोलैरिटी पॉजिटिव होती है। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था। अच्छा, ये जो सोडियम चैनल है, इस सोडियम चैनल में से हमेशा बाहर से सोडियम न्यूरॉन के अंदर आएंगे, और ये जो पोटेशियम चैनल है इसमें से अंदर के पोटेशियम बाहर निकलेंगे। समझ में आ रही है बात? ये पॉइंट आप नोट करके रखो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले क्या बात बताई? सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर, सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर, ये बात याद रखना। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अभी कोई नर्व इम्पल्स नहीं है, अभी कोई स्टिमुलस नहीं है। जैसे ही कोई स्टिमुलस जनरेट होगा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है मैंने, इस ग्राफ पे गौर करो। ये जो पीरियड है, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस द कंडीशन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही है। अच्छा, अब एक बात ज़रा यहाँ पे समझने वाली है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो हमेशा नेगेटिव में होती है। वो कैसे होती है? वो ज़्यादातर नेगेटिव में होती है। समझ में आ रही बात? नेगेटिव में होने की वजह, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मैंने बताया अंदर जो है जो नर्व इम्पल्स है, जो हमारा न्यूरॉन है, उसके अंदर नेगेटिव आयन ज़्यादा है, तो क्या होगा? अंदर की पोलैरिटी ज़्यादातर नेगेटिव होती है। ऑक्टोपस के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें देखा गया था कि ये -65 है, लेकिन रेंज होती है 40 से 85 या 65 तक की रेंज होती है। इस रेंज में -40
से -65 या 70 तक की रेंज होती है। इस रेंज के अंदर किसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सही है। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस जनरेट होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही कोई स्टिमुलस जनरेट होता है तो होगा क्या? होगा ये कि अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करता है, ये सोडियम आयन के चैनल को ओपन कर देता है। जैसे ही सोडियम आयन के चैनल ओपन होंगे, बाहर के जो सोडियम आयन है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से? सोडियम चैनल से अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे न्यूरॉन के, तो देखो क्या, पोटेशियम तो पहले से ही था, लेकिन सोडियम अंदर आ रहे हैं तो पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं। तो अंदर जो पहले नेगेटिव पोलैरिटी थी, सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, उसके अंदर आने की वजह से ये जो नेगेटिव पोलैरिटी थी ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने लगेगी। इंक्रीज़ करते करते पहले 0 पे जाएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर और सोडियम अंदर आते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि ये +40 तक चले जाएगी। कहाँ पे? +40 तक। समझ में आ रही बात? तो ये जो हुआ यहाँ, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इस इवेंट को कहते हैं, पहले क्या था? पहले पोलैरिटी क्या थी? -65। सही है। अब पोलैरिटी क्या है? +40। तो देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी। दिस चेंज इन पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी चेंज इन पोलैरिटी। सही है, या रिमूवल ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी। सही है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ होता यूँ है कि जैसे ही 40 पे, जैसे ही ये पोलैरिटी 40 पे पहुंचती है, जैसे ये पोलैरिटी 40 पे जाएगी, ये सोडियम चैनल जो है बंद हो जाएंगे। अब और मज़ीद सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आएंगे। सही है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे ही सोडियम चैनल बंद होंगे, फ़ौरन से पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, अंदर का जो पोटेशियम आयन था वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सही है। अब क्योंकि सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से जो पोलैरिटी नेगेटिव से पॉजिटिव में चली गई थी, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन था, पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिव आयन है, उसके बाहर निकलने की वजह से जो पॉजिटिविटी सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से क्रिएट हुई थी, वो दोबारा से नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। क्योंकि एक पॉजिटिव अंदर आया था तो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई थी, अब एक पॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है? दोबारा से पोलैरिटी नेगेटिव की तरफ आती जाएगी। तो अब क्या होगा? ये जो इवेंट कहलाता है, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन, यानी रिस्टोरेशन ऑफ पोलैरिटी। सही है। अब +40 से वो दोबारा से नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात, थिंग इज दैट कि ये जो एक, अच्छा इससे पहले एक बात बता दूं, जो सोडियम आयन बाहर से अंदर आ रहा है, हम इसको कह रहे हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। हम इसको कह रहे हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम मीन मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। और जो पोटेशियम आयन अंदर से बाहर जा रहा है, हम इसको कह रहे हैं ईफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ईफ्लक्स ऑफ पोटेशियम मीन मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ईफ्लक्स हो रहा है। इनफ्लक्स मीन अंदर आना, ईफ्लक्स मीन बाहर जाना। अब देखो एक बात समझना है यहाँ पे, जैसे ही पोटेशियम आयन नीचे, जैसे ही पोटेशियम आयन के बाहर निकलने की वजह से जो पॉजिटिव पोलैरिटी थी ये नीचे आएगी। पहले पोलैरिटी क्या थी? RMP में -65। लेकिन अब जब पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो ये निकलता जाता है, पोटेशियम चैनल बंद नहीं होता, पोटेशियम चैनल खुला रहता है। निकलते निकलते ये -65 पे पहुंचता है। फिर भी पोटेशियम आयन बाहर निकल रहे होते हैं तो और मज़ीद नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। ये -65 को भी क्रॉस कर देता है और -85 या -90 पे जाके रुकता है। सही है। ये क्या हुआ? ये एक्सेसिव ईफ्लक्स हो गया पोटेशियम आयन का। क्या हुआ? ये एक्सेसिव ईफ्लक्स हो गया पोटेशियम आयन का। एंड ड्यू टू दिस एक्सेसिव ईफ्लक्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर का मतलब है अबव, पोलराइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव पोल। तो हाइपर पोलराइजेशन, एक्सेसिव पोलैरिटी क्रिएट हो गई, मतलब -65 थी वो मज़ीद -85 तक चली गई। समझ में आ रही है बात? हाइपर पोलराइजेशन अकर ड्यू टू एक्सेसिव इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। डीपोलराइजेशन अकर ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। रीपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू efflux of potassium ion and hyperpolarization occurs due to excessive efflux of potassium ion। सही है। आई डू होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी।
अच्छा, एक और वर्ड मैंने लिखा है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बेसिकली देखो होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें फील भी नहीं होगा। सही है, स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें इतना फील, हम उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हो, आपके हाथ में कोई हल्का सा पिंच करे, आप उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे, हाथ हटाओगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई आपका दोस्त बैठा है, इतनी ज़ोर से पिंच चुबा दे कि आपके हाथ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, आप क्या करोगे? हाथ हटाओगे। उसके बाद आप जो रिस्पॉन्ड करोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन थिंग इज़ दैट आप रिस्पॉन्ड किया कब और आपने रिस्पॉन्ड कब नहीं किया। तो बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझो। देखो, थ्रेशोल्ड वो मिनिमम वैल्यू है। थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वैल्यू विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड, अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, नहीं -30 भी हो सकता है, -40 भी हो सकता है, हर पार्ट का, हर बॉडी का हर पार्ट का थ्रेशोल्ड लेवल अलग होता है। सही है, तो थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वैल्यू विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। अगर कभी भी कोई भी एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट हुआ, उसकी वो हुआ जनरेट, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाई, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं और दोबारा से पोलैरिटी -65 पे आ जाएगी। सही है, समझ में आ रही है बात? तो अच्छा, बेसिकली होता है ये कि हम जो पेन किलर्स अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पे, चोट लग गई, हमने पेन किलर लगा दिया, वो क्या करते हैं? थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पेन के सिग्नल्स ज़्यादा होते हैं ना, पेन के सिग्नल्स ऊपर तक, एक्शन पोटेंशियल तक जा ही नहीं पाते और वहीं पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से पेन हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। अच्छा, खैर ये तो आगे की बात है, अभी हम इस बात को रहने दो। अच्छा, अब देखो, ये न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका। अब क्या होगा? एक न्यूरॉन से वो एक्शन पोटेंशियल आगे दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। जिस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जिस न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जाएगा वो कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या कहलाएगा? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन दो न्यूरॉन के दरमियान बीच में जो जंक्शन होगा ये कहलाता है साइनेप्स। क्या कहलाता है बच्चे? साइनेप्स कहलाता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स एंड द न्यूरॉन विच ऑलरेडी हैव एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द न्यूरॉन इन विच एक्शन पोटेंशियल इज टू बी ट्रांसमिट इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इन द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सही है, जो गैप होता है हम उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट है। एक बात हमेशा याद रखना, पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जहाँ पे एंड हो रहा होता है वो उसका एक्सॉन टर्मिनल होता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट उससे अटैच होता है। सही है, वो पढ़ा था ना फिजिक्स में, हेड टू टेल रूल, एक का हेड दूसरे के टेल से अटैच होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ अटैच होता है। अब देखो हुआ क्या, इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। जिस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सही है, जैसे ही देखो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट होता एक्सॉन टर्मिनल तक आ गया। जैसे एक्सॉन टर्मिनल तक आता है, एक्सॉन टर्मिनल पे आपके ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पे मौजूद होते हैं कैल्शियम आयन। क्या मौजूद होते हैं? कैल्शियम आयन। क्या मौजूद होते हैं? कैल्शियम आयन। जैसे ही कैल्शियम आयन, जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर आता है, ये जो कैल्शियम चैनल होते हैं कहाँ पर? एक्सॉन टर्मिनल पे ये ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है। इसको हम कहते हैं इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। क्या कहते हैं? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। क्या कहते हैं? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएगा, कैल्शियम आयन का काम क्या होगा? कैल्शियम आयन यहाँ पर हमारे पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होता है साइनेप्टिक वेसिकल। क्या होता है? साइनेप्टिक वेसिकल। इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो यानी न्यूरॉन, ट्रांसमीटर का मतलब है ट्रांसमिट करने वाला, एक जगह से बेसिकली हम कहते हैं नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने वाला जो केमिकल होता है वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है जिसमें डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एड्रीनलिन है, नॉर एड्रीनलिन है, एसिटाइलकोलिन है, ये सारे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, इस साइनेप्टिक वेसिकल की मूवमेंट करवा देगा। कहाँ पे?
पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे। ये मेम्ब्रेन ये मूव करता हुआ आएगा यहाँ पर, ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर आएगा ये साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगा, ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर थे अंदर उसके, वो बाहर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। जैसे ही ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में इसका रिसेप्टर होगा, ये जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट हो जाएगा? जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर उसके साथ बाइंड करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, फिर आगे जाके वो आगे ट्रांसमिट होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब एक बात, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो ये चीज़ जो है ये मेंटेन कैसे होगी यहाँ पर, यानी ये जो पोटेशियम बाहर चला गया, सोडियम अंदर आ गया, ये चीज़ें दोबारा मेंटेन कैसे होगी? इस तरीके से होगी। ये जो बताया था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये क्या करता है? ये एनर्जी को गेन करता है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी को गेन करता है। उसके बाद ये क्या करता है? उसके बाद करता है ये है कि ये सोडियम को बाहर निकलने देता है। जो सोडियम अंदर आ गया उसको बाहर निकलने देगा, और जो पोटेशियम बाहर चले गया उसको अंदर आने देगा। 3 सोडियम बाहर निकलता है तो 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं। सही, इस तरह से क्या होता है? ये जो न्यूरॉन, जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है। वो दोबारा से क्या हो जाता है? वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। तो ये जो पीरियड कहलाता है, ये वाला ये जो कर्व बना है, ये कहलाता है रीस्टोर या रिफ्रैक्टरी पीरियड। समझ में आ रही बात? ये हम इसको कहते हैं रीस्टोरेशन, ताकि अब अगर दूसरा स्टिमुलस आए तो उस स्टिमुलस को ये न्यूरॉन दोबारा से एक्सेप्ट कर सके और आगे प्रोपगेट कर सके। समझ में आ गई बच्चों बात? आई डू होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सही है? अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सही है? अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे अपनी राय के बारे में बताओ। और अगर आप चाहते हो कि कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक है आपका, कोई मुश्किल टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझा सकूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सही है? ओके स्टूडेंट, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।